हाय वेलकम ऑन चैनल स्पीक। तो यार आज हम क्लास 11th के केमिस्ट्री का एक अगला चैप्टर लेकर आ गए हैं, केमिकल बॉन्डिंग, जो कि कंप्लीट इनऑर्गेनिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाला है। और थोड़े बहुत ट्रिकी भी होते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट है जो आपको सीखना होता है। ये सीरीज को, ये वीडियो को बनाने का एक मोटिव है कि आप अपने क्लास में जो भी पढ़े हैं उसका एक क्विक रिकैप आप इस सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज में देख सकें, सो दैट कि जो अच्छे अच्छे कंसेप्ट आप अपने क्लास में सीखे होंगे उसको आप ना भूल पाए। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं और केमिकल बॉन्डिंग के जो अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं उन सब का एक क्विक रिकैप करते हैं। तो आइए केमिकल बॉन्डिंग में हम जो पहला टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन है कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, यानी कि क्या नीड होती है उन एटम्स की कि वो कंबाइन होना चाहते हैं। तो बेसिकली इसके तीन रीजन होते हैं। पहला रीजन क्या है, फॉर स्टेबिलिटी, राइट, यानी कि वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है टू अचीव द ऑक्टेट, है ना, यानी कि अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, एटम्स कंबाइन करते हैं। और तीसरा क्या है, टू डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी, वो इससे कंबाइन करते हैं ताकि वो अपना पोटेंशियल एनर्जी क्या कर सके, डिक्रीज कर सके और ज्यादा स्टेबल हो सके, ठीक है। लेकिन जैसे कि एटम्स कंबाइन होते हैं ऑक्टेट को अचीव करने के लिए, लेकिन इसके कुछ क्या है, एक्सेप्शंस हैं। तो पहला एक्सेप्शन क्या है, हाइपोवैलेंट करके। अब हाइपोवैलेंट कहने का क्या मतलब है कि अगर सेंट्रल एटम पे, है ना, क्या हो, अगर सेंट्रल एटम पे 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो, है ना, यानी कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन से क्या हो, कम इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपो कहेंगे। हाइपो मतलब क्या, कम। जैसे कि एग्जांपल क्या है, BF2 BF3, है ना, BF2 में 4 है, BF3 में 6 है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्टेट अपना कंप्लीट नहीं करा है, फिर भी क्या स्टेबल है, तो वी कैन से कि एक्सेप्शन है किसका, ऑक्टेट रूल का। उसी तरह से दूसरा हमारे पास क्या है, हाइपर वैलेंट, है ना। हाइपर वैलेंट करने का क्या मतलब, हाइपर हाइपर मतलब क्या कि मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी एटम में क्या है, सेंट्रल एटम में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो हाइपर वैलेंट एटम कहलाता है। एग्जांपल क्या है, PCl5 जिसमें 10 होता है, SF6 12 होता है और IF7 14 होता है। तो कुछ इस तरह का एक्सेप्शन है जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। तीसरा एक्सेप्शन क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, यानी कि वो स्पेसीज जिनमें क्या हो, ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज कहेंगे। अब ऑड इलेक्ट्रॉन एग्जांपल जैसे कि NO, ClO2, O2 - NO2, ये सब किसके एग्जांपल है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के एग्जांपल है। अब हम अगला एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं जो क्या है, ओवरलैपिंग, है ना। ओवरलैपिंग क्या होता है, तो आइए समझते हैं यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या होता है। मिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स ऑफ टू डिफरेंट एटम्स, है ना। इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग एटम्स होते हैं और उन दोनों अलग अलग एटम्स का क्या होता है, उनके ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। इसमें एक कंडीशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि जो एनर्जी लेवल है एटॉमिक ऑर्बिटल का, है ना, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और तीसरा फीचर क्या है ओवरलैपिंग का, कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, है ना, यानी कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। यानी कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी कि कितना ज्यादा वो ओवरलैपिंग कर रहा है, ये डिसाइड करेगा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड उनसे बनेगा वो उसका कितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में, है ना। तो जैसा कि आप दो बॉन्ड के बारे में जानते ही होंगे, है ना। एक्चुअली और सारे बॉन्ड होते हैं, लेकिन सिग्मा और पाई, इन दोनों बॉन्ड के बारे में आप जानते ही हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, तो वही पहला टाइप है आपका क्या, तो पहला क्या है, हेड ऑन या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग, है ना। इसमें क्या बनता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये कैसे कैसे बन सकता है, तो तीन इसकी पॉसिबिलिटीज हैं जिससे बन सकता है, SS, SP और PP। SS मतलब क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो S ऑर्बिटल होता है उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो दो स्फेरिकल ऑर्बिटल अगर आपस में मिलेंगे तो उनके ओवरलैपिंग से जो बनेगा यहाँ पे, वो क्या बनेगा, वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। उसी तरह से क्या है, एक हमारे पास S ऑर्बिटल है और हमारे पास P ऑर्बिटल है, तो इन दोनों का जो यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, उससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और तीसरा पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, PP, यानी कि अगर हमारे पास क्या है, दो P ऑर्बिटल है तो उनके ओवरलैपिंग से क्या बन सकता है, सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनने की। तो आइए सिग्मा बॉन्ड को हम और अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से, जिसमें आपको HF, HCl, HBr और HI, इन चारों के बारे में बताया गया है, आप फेमिलियर होंगे इनसे। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में करते हैं, यानी कि अब देखिए, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है इसमें, और फ्लोरीन का क्या है, 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ठीक है। उसी तरह से हाइड्रोजन का 1s और क्लोरीन का 3p, हाइड्रोजन का 1s और Br का 4p। उस तरह से HI में हाइड्रोजन का 1s और I का कितना है, 5p है, ठीक है। तो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग हो गया, यानी कि कौन कौन सा ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व है। अब स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग कहने का क्या मतलब है, कि दो ऑर्बिटल्स किस एक्सटेंट तक एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग किए हुए हैं ना। तो चूंकि F का जो साइज है, यानी कि 2p का जो साइज है वो छोटा है, तो इसका जो ओवरलैपिंग होगा ज्यादा होगा।
उससे कम किसका होगा, इसका, और सबसे कम किसका होगा, HI का होगा। तो ये ऑर्डर है जो फॉलो करेंगे। अब जितना ज्यादा इनका ओवरलैपिंग होगा, बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, राइट। और बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी इन्हें ब्रेक करने में। बॉन्ड एनर्जी का भी ऑर्डर क्या होगा, जस्ट सेम होगा। और बॉन्ड लेंथ जो होगा वो क्या होगा, इनके ठीक अपोजिट होगा। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो HI है, HI में बॉन्ड काफी ज्यादा बनेगा, बिकॉज आयोडीन का जो ऑर्बिटल है 5p, उसका साइज बड़ा होगा। तो आई होप कि इस एग्जांपल से आपको कुछ समझ में आ गई होंगी। एक्चुअली ये जो रिलेशन है ये भी आप समझिए, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, है ना। और बॉन्ड लेंथ जो होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कैसे भी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट केस है जो मैं लेना चाहूंगा। पहला केस क्या है, जब हमारे पास N1 प्लस N2 ये सेम हो, है ना, N1 प्लस N2 सेम हो। और वो किस केस में हम बात कर रहे हैं, अभी तो हेड ऑन ही चल रहा है टॉपिक, तो हेड ऑन के बारे में बात करें। तो जब N1 प्लस N2 सेम हो, N1 प्लस N2 कहने का क्या मतलब, जैसे कि 2s हो, या 2s 2p हो, यानी कि 2 और 2 ये सेम होना चाहिए, या 2p 2p हो। तो जब इस तरह का सिचुएशन आता है तो उसमें स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग का ऑर्डर क्या होता है ना, यानी कि किस एक्सटेंट तक वो ओवरलैपिंग करेंगे, इसका ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे ज्यादा कौन करेंगे, 2p करेंगे। उससे कम कौन करेगा, 2s करेगा। और सबसे कम कौन करेगा, 2s करेगा। इसको आप थोड़ा सा समझिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली 2s क्या है ना, साइज छोटा है तो ये कम ओवरलैपिंग करेंगे। लेकिन 2p क्या है ना, इनका साइज बड़ा होने की वजह से ये ज्यादा ओवरलैपिंग करेंगे। इसकी वजह से इनसे जो बॉन्ड बनेगा वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा एज कम्पेयर टू 2s। आई होप कि केस 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं केस 2 के बारे में समझते हैं, ठीक है। ये भी अभी हेड ऑन कोलिजन के बारे में बात हो रहा है। अब इसमें क्या कंडीशन है कि जब N1 प्लस N2 डिफरेंट हो, है ना, जब N1 प्लस N2 क्या हो, डिफरेंट हो, जैसे कि किसी का 1s 2p और किसी का 1s 4p, है ना, कुछ इस तरह से कि N1 प्लस N2 क्या हो, सेम डिफरेंट हो। तो उसमें क्या होगा कि सम ऑफ N1 प्लस N2 जितना कम होगा, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग उतना ज्यादा होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने हेड ऑन कोलिजन के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब हम समझते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग के बारे में। साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है, उससे पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसमें भी 3 केस के बारे में समझेंगे कैसे कैसे पाई बॉन्ड बनता है। तो सबसे पहले PP, है ना, यानी कि हमारे पास ये एक p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, ये दोनों बनेंगे। तो जो इनका ओवरलैपिंग है ये वाला, यहाँ से क्या बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। एग्जाम्पल क्या है, N2 और O2, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास क्या है, PD, यानी कि एक p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल। हमारे पास ये p ऑर्बिटल है और ये हमारे पास क्या है, d ऑर्बिटल है। और इन दोनों का जो ओवरलैपिंग है यहाँ पे, इसकी वजह से क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। और वही हमारे पास क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल क्या है, सल्फेट आयन और फॉस्फेट आयन, ठीक है। तीसरा क्या है, अगर हमारे पास dd ऑर्बिटल हो तो उनसे भी पाई बॉन्ड बन सकता है, लेकिन ये पॉसिबल कहाँ है, ये पॉसिबल है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। जैसे हमारे पास ये एक p ऑर्बिटल है, जैसे हमारे पास एक d ऑर्बिटल है और ये एक d ऑर्बिटल है। ये दोनों जब आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो इनसे यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपने क्लास में पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए हम समझ लेते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, या फिर लेविस सिंबल के बारे में, ठीक है। तो इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखिए। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आप कुछ एग्जांपल करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये काफी आसान लगेगा। N1 किसको डिफाइन करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, इन वैलेंस शेल, प्लस, अब प्लस ऐड क्या करना है, अगर कोई निगेटिव चार्ज उसमें है तो उसको हम ऐड करेंगे। और अगर उस स्पेसिस के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये सारा चीज हम एग्जांपल से समझने वाले हैं और अच्छे से क्लियर आ जाएंगे। N2 क्या है, अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है तो उसके साथ इंटू 2 करेंगे, और बाकी कोई भी एटम है तो हम इंटू 8 करेंगे। ये N2 के लिए, ठीक है। अब N3 के लिए क्या है, तो N3 के लिए N2 माइनस N1 है, ठीक है। तो इस N3 की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो आपस में शेयरिंग किए हुए हैं। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर निकाल सकते हैं, जो क्या होने वाला है, N3/2, यानी कि जो N3 निकालेंगे बाई 2 करेंगे तो वहां से क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर निकल जाएगा, ठीक है। और N4 क्या हमारे पास है, N1 माइनस N3। और इससे हमको क्या निकलने वाला है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हैं। और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि कहीं शेयरिंग नहीं किए हैं, तो ये क्या है, उस स्पीसीज के पास है। तो उसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर मिल जाएंगे। और इसके लिए हमें N4/2 करना होगा। मैं जानता हूँ ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अभी जस्ट इसके बाद एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ समझिए कि N1, और N1 यहाँ पे क्या है, हमारे पास कौन कौन से एटम है, एक कार्बन का एटम है और 3 जो है ऑक्सीजन के एटम है, और 2 माइनस है चार्ज, ठीक है। एक कार्बन का है। तो अब N1 कैसे डिफाइन किए थे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, है ना, यानी कि हमें क्या करना है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको फाइंड करना है।
तो कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, ठीक है। और ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6। और कितने हैं? तो 3 ऑक्सीजन के एटम है तो 3 कर देंगे, ठीक है। तो 4 कार्बन के लिए और 6 इंटू 3 किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। और यहाँ पे 2 माइनस दिया है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि इफ निगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, तो उसको हमें क्या करना है? यहाँ पे प्लस करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और प्लस कितना करेंगे? तो 2 माइनस दिया है यानी कि 2 प्लस करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 24। तो ये N1 हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब N2 डिफाइन करते हैं। N2 को कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर है तो इंटू 2 करना है। तो हाइड्रोजन तो कोई नहीं है, लेकिन अदर एटम्स हैं तो उनको 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अदर एटम्स कितने हमारे पास है? 4 अदर एटम है, एक कार्बन का, 3 ऑक्सीजन का। तो 4 अदर एटम्स हैं और इनको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 8 के साथ। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? 32 आ जाएगा, है ना। 8 4 जा 32। तो N1 हमने निकाल लिया और हमने फिर क्या निकाल लिया? N2 निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? N3 निकालना है। N3 को कैसे निकालेंगे भाई? तो हमारे पास सिंपल है, N3 को हमें क्या करना है? N2 माइनस N1 करना है। तो अब देखिए इतना होना चाहिए था किसी भी एटम के पास, एक स्पेसीज के पास इतना एटम होना चाहिए था, लेकिन अभी है कितना? 24 है। अब हम क्या करेंगे? N3 को जब करेंगे तो 32 माइनस 24 करेंगे तो कितना आएगा? 8। तो N3 क्या हो गया? 8 निकल गया, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयरिंग में है। तो 8 क्या है? नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अगर हमें यहां से निकालना है कि कितना उसमें बॉन्ड बनेगा, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर तो कितना बनने वाला है? तो हम जैसे फॉर्मूला पढ़े थे कि N3/2 होता है ना, तो इसका मतलब क्या? 8/2। तो ये क्या हो जाएगा? 4। यानी कि इस स्पेसिस में 4 बॉन्ड हमें बनाने हैं, ठीक है। अब कैसे बनाना है मैं अभी आपको बताता हूँ। और अगर हमें बताना है कि इसके ऊपर कितना लोन पेयर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? N4 निकालेंगे। और N4 निकालने के लिए क्या करना है आपको? N1 माइनस N3 करना है ना। अब N1 कहने का क्या मतलब कि उस स्पेसिस के पास एक्चुअल कितना है? तो 24 है। और कितना शेयरिंग में चला गया? तो 8 शेयरिंग में चला गया। तो बचा कितना? तो वही निकालना है हमें, 24 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर आप इसको लॉजिकली ऐसे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसा लॉजिकली, तो आप उन फॉर्मूले पे जा सकते हैं और N1 N2 N3 N4 को याद रख सकते हैं कि किसको क्या डिफाइन किया गया था, ठीक है। तो हमने क्या किया? 24 माइनस 8 कर लिया, तो हमको कितना मिला? 16। तो अगर हमें इससे निकालना है कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, तो निकाल सकते हैं ना। नंबर ऑफ लोन पेयर तो कितना है? वो है आपका 16/2। तो कितना हो जाएगा? 8। तो 8 हमारे पास क्या है? लोन पेयर है। अब आइए हम बना लेते हैं कि जब ये सब चीजें हमको पता चल गई, तो यहाँ से हम CO3 2 माइनस का क्या कर सकते हैं? लेविस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे? सेंट्रल एटम किसको मानेंगे? कार्बन को मानेंगे, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास? ऑक्सीजन बनाने हैं, तो कितना ऑक्सीजन बनाना है? 3। तो एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ, यहाँ पे सिंगल, क्योंकि अगर ऑक्सीजन उससे जुड़ा हुआ है तो मे भी सिंगल के साथ जुड़ सकता है, मे भी डबल के साथ जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं? तो हमारे पास बॉन्ड पेयर है 4। तो हमारे पास ये 3 हो गया, लेकिन और एक बॉन्ड बनाना है, तो एक और बॉन्ड हमने क्या करिए? यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो 4 बॉन्ड बन गया। अब हमें क्या करना है? 8 लोन पेयर है हमारे पास। 8 लोन पेयर कहने का क्या मतलब कि 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? ऑक्टेट पूरा करेंगे। जैसे इस ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी शेयर में है और 6 इलेक्ट्रॉन्स इनको चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम 6 इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे, तो यहाँ पे पूरा हो गया। यहाँ पे बस हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि 4 ऑलरेडी बॉन्डिंग में टेक पार्ट है, तो 4 और एक्स्ट्रा बचे हैं, उनको बना लेना है। तो अगर आप टोटल सम करेंगे तो 6 इसमें और 4 इसमें, तो कितना हो गया? 16 हो गया। और वहीं 16 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है? यहाँ पे बचे हुए हैं। तो इस तरह से आप किसी का भी लेविस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आपको बस 2 चीजें पता करनी है कि उसका बॉन्ड पेयर कितना है और लोन पेयर कितना है। तो बॉन्ड पेयर से आप पता लगा सकते हैं कि कितने बॉन्ड उनके बीच में बनेंगे, और लोन पेयर से आप उनका ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इस एग्जांपल की हेल्प से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये समझते हैं कि फॉर्मल चार्ज को हम निकालते कैसे है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आप समझिए कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड एसोसिएटेड विथ दैट एटम, है ना, यानी कि उसके साथ कितने बॉन्ड एसोसिएटेड है वो, फिर माइनस क्या करना है? नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद आपको क्या कर जाएगा? फॉर्मल चार्ज निकल जाएगा, ठीक है। ये जो अभी ये डेफिनेशन है, या फिर आप ये कह सकते हैं फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद कैसे निकालते हैं, आइए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इस एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे यहाँ पे कौन कौन से एटम हमारे पास है? कार्बन, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो उनका स्ट्रक्चर मैं फिर से यहाँ पे बना लेता हूँ, सी, और इसको मैं नाम दे देता हूँ OA, OB और OC। और हमारे पास OA ये वाला है,
OB ये वाला है और OC ये वाला ऑक्सीजन है, ठीक है। अब समझते हैं कार्बन का हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं कि कार्बन के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर कितने हैं, 4 हैं। माइनस हमें क्या करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड एसोसिएटेड विथ दैट एटम। तो इसके साथ कितने बॉन्ड एसोसिएटेड है, तो 4 बॉन्ड इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सिंस कार्बन के पास कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इस तरह से आपको समझना है। अब हम OA के बारे में समझते हैं ना, यानी कि ये वाले ऑक्सीजन के बारे में क्या करते हैं, समझते हैं। तो अगर इस वाले ऑक्सीजन को हम देखेंगे, अगर हम OA वाले ऑक्सीजन को देखेंगे, तो इसका वैलेंस सेल कितना, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास, तो 6 होता है, ठीक है। अब कितना बॉन्ड इसके साथ एसोसिएटेड है, तो 2 बॉन्ड एसोसिएटेड है इसके साथ, ठीक है। अब कितना इसके पास अनसेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो अनसेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके पास, 1 2 3 4, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करना है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, और 4 इलेक्ट्रॉन जो है अनसेड है ना। अनसेड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं, 4 है। तो 4 हमने क्या कर दिया, अनसेड इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया। तो टोटल कितना हो गया, 6 - 6 यानी कि 0। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जैसे ऑक्सीजन का 6, कार्बन का 4 हमने लिख दिया। फिर हम क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड। अब यहाँ पे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हम नहीं लिख रहे हैं, हम नंबर ऑफ बॉन्ड लिख रहे हैं। वैसे वही फॉर्मूला होता है बॉन्ड/2, लेकिन कोई उससे नहीं देंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड एसोसिएटेड विद दैट एटम, है ना, यानी उसके साथ कितने बॉन्ड है। तो ऐसे देख के समझ में आ जाएगा कि जैसे ऑक्सीजन वाले केस में, यानी कि OA में दो ही बॉन्ड थे। और हमें यहाँ पे लोन पेयर नहीं करना है ना, लोन पेयर नहीं लिखना है कि कितने इसके पास लोन पेयर है। जैसे OA के पास कितना है, 2 लोन पेयर है, तो हमें 2 नहीं लिखना है, हमें 4 लिखना है। हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना है, हमें लोन पेयर के बारे में नहीं लिखना है, ठीक है। तो वही यहाँ पे है कि 6 - 2 - 4, ये आपको क्या देगा, 0, यानी कि OA के पास भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब हम समझते हैं OB को निकालते हैं, ठीक है ना। OB के ऊपर, अब हम OB को निकालेंगे कि OB के ऊपर कितना वैलेंस शेल है, ठीक है। अब हम निकालेंगे कि OB के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है, ठीक है। तो जैसे कि जो OB है, ऑक्सीजन है, इसका वैलेंस शेल कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसके साथ कितना बॉन्ड एसोसिएटेड है पता आपको, एक ही बॉन्ड है, क्योंकि C के साथ एक ही बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसका जो है बॉन्ड इसके साथ एसोसिएटेड कितने हैं, एक ही है, ठीक है, माइनस। अब नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर हम पिछले वाले में देखेंगे, तो इस वाले पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। इस वाले पे कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो अगर वो 6 इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें ओवरऑल -1 निकल के आ जाएगी, यानी कि इस OB के ऊपर -1 का क्या है, फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं OC की, है ना, इस वाले की। तो ये भी सेम कंडीशन वही फॉलो करेगा कि 6 इसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, एक बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड है, माइनस इस पे कितना अनसेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 अनसेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका भी -1, तो OC के ऊपर भी -1। हेंस हम कह सकते हैं कि इस पूरे स्पेसिस में निगेटिव चार्ज कितना है, 2 निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, -1 -1, तो कितना हो गया, -2। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज को निकालते हैं, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो क्या है, रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस क्या होता है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मोर देन वन इन स्ट्रक्चर, है ना, यानी कि अगर किसी भी स्पेसिस का एक से ज्यादा मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रेजोनेंस कहेंगे, है ना। या फिर रेजोनेंस कैसे डिफाइन करते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजोनेंस, उसको हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस कहेंगे। जैसे कि कार्बोनेट आयन, ठीक है। तो ये कार्बोनेट आयन जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है, कार्बन और 3 ऑक्सीजन के हेल्प से। तो ये जो पाई बॉन्ड है अभी A के साथ है, ठीक है। अब ये फिर क्या हो गया, B के साथ आ गई, फिर क्या हो गया, C के साथ आ गई। तो पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, ठीक। यहाँ पे 2 फॉर्मूला जो है उसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि आपको हेल्प करेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालने में। पहला क्या है कि टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन बिटवीन एनी 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कहने का क्या मतलब कि अगर हमारे पास ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो हमें क्या करना है, कोई भी 2 एटम लेना है और उनके बीच में, और उन्हें फिक्स कर लेना है। तो सपोज मैंने क्या किया, इस C को और इस OB को हमने फिक्स कर लिया, है ना, C और OB को हमने फिक्स कर लिया। तो अब इसके बीच में टोटल कितने बॉन्ड आएंगे, तो यहाँ पे 1 है, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में 2 है, तीसरे वाले में 1 है, तो टोटल कितने बॉन्ड है इसके बीच में, 4 है ना। एक यहाँ से, 2 यहाँ से और एक यहाँ से, तो कितने हैं, 4 बॉन्ड इनके बीच में है। और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके, है ना, 1 2 3, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो उसके बीच में कितने बॉन्ड है, 4, और स्ट्रक्चर कितने बने, 3।
तो यही बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। कैसे? अगर पहले वाले फॉर्मूले को हम निकालें तो टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स किसी भी दो एटम के बीच में तो कितने बने 4, और टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं 3। तो यही हमारे पास क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया किसका, उस कार्बोनेट आयन का। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है 1 प्लस सिग्मा अपॉन पाई, यानी इसका क्या कहने का मतलब है कि आप 1 लिखिए प्लस लिखिए, कितने उसमें पाई बॉन्ड है उसको आप काउंट कीजिए। देखिए तो इसमें पाई बॉन्ड हमारे पास कितने हैं, इसमें एक ही पाई बॉन्ड, इसमें एक ही क्या है पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पाई बॉन्ड एक है तो एक लिखेंगे, और सिग्मा कितने हैं, तो हमारे पास इस स्ट्रक्चर में सिग्मा कितने हैं 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, ओ ए ओ बी ओ सी, तीनों के पास क्या है एक एक सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 लिख देंगे है ना, तो इसको भी ओवरऑल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर आपके पास फिगर दे रखी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, या फिर ये वाला भी सही है, ये वाला भी काफी अच्छा फॉर्मूला है, इसको भी आप याद रख सकते हैं कि 1 प्लस सिग्मा अपन पाई, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले कंसेप्ट के बारे में जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या, हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बारे में काफी अच्छे समझते हैं क्या है, phenomenon of intermixing of atomic orbitals of same or nearly same energy and thus producing hybrid orbitals of same energy and same shape, इसको हम क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं हम कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं आपस में। ठीक है, अब वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी है वो सेम हो सकता है या नियरली सेम एनर्जी हो सकती है ना, तो उनके इंटरमिक्सिंग से एक नई हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होगी, और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या होगा, सेम एनर्जी होगी और उन सबका सेम शेप भी होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनती हैं वो डायरेक्टेड होती हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उनका एक डिफरेंट डायरेक्शन होता है, और वो उस डायरेक्शन में जाना चाहती हैं जहां पे उनका क्या हो, मिनिमम रिपल्सन हो, यानी कि अपने शेप को कुछ इस तरह से बनाना चाहती है ताकि उनके बीच में क्या हो, मिनिमम रिपल्सन हो। और वैसे ही इसलिए करते हैं ताकि जब उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन होगा तो वो अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। तो यही है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं वो अपने आप को कुछ इस तरह से डायरेक्ट करते हैं ताकि उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो, और मिनिमम रिपल्सन होने की वजह से वो अपने आप को स्टेबल कर सकें। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, पहला है टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना, दूसरा हमारे पास कॉलम क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ अनसेड बॉन्ड है ना, अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद जनरल फॉर्मूला उसका, फिर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, केमिकल फॉर्मूला उसका क्या है, शेप कैसे बनेगा, और एग्जांपल है ना। तो मैं एक दो को डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी इसके बाद आप ये जो सेशन का पीडीएफ है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के काफी अच्छे से पढ़िएगा, और अगर आपके नोट्स में नहीं होगा इन डिटेल तो आप वहां इससे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जैसे समझिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने बने 2, और बॉन्ड पेयर भी कितने हैं 2, यानी कि लोन पेयर कितना होगा 0। तो कुछ इस तरह का स्पेसिस बनता है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है Ab2, और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है Sp। तो ये उसका केमिकल फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर है, और उसका शेप कैसा है, लीनियर है, यानी कि 180 डिग्री पर है तो उसका शेप कैसा है, लीनियर है। उस तरह से आप समझिए जैसे कि हमारे पास एक है एटॉमिक ऑर्बिटल कितना है 4, और बॉन्ड पेयर भी हमारे पास कितने हैं 4, तो लोन पेयर ऑब्वियसली कितने होंगे 0। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा, Ab4 बनेगा है ना, और इस तरह का जो हाइब्रिडेशन होता है वो क्या होता है, Sp3 होता है। ठीक है, और ये उसका कुछ स्ट्रक्चर है कि इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा है ना, और जो शेप बनता है वो क्या है, टेट्राहेड्रल शेप बनता है, एग्जांपल क्या है CH4। उस तरह से आप समझिए कि जब हमारे पास क्या है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने बनते हैं 3, और और नंबर ऑफ अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1, यानी कि लोन पेयर कितना होगा हमारे पास 1, तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है ना। तो यहाँ से क्या होगा, जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो Ab3 बनेगा, लेकिन फिर भी इसका क्या होगा, हाइब्रिडेशन Sp3 होगा। आप ऐसे समझिए कि जैसे कि हमारे पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इन दोनों का जो समेशन हम निकालते हैं उसकी हेल्प से हम हाइब्रिडेशन गेस कर सकते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल हमने देखा कि हमारे पास क्या हुआ, बॉन्ड पेयर 3 आया और लोन पेयर हमारे पास 1 आया, तो इस तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 3 और 1 क्या होगा 4, और 4 जिसका होता है उसका हाइब्रिडेशन कितना होता है, Sp3 होता है। तो ऑब्वियसली वहां से गेस कर सकते हैं इसका जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा, ट्राइगोनल पिरामिडल है ना, एग्जाम्पल जैसे कि CH3 हो गया और NH3 हो गया। ठीक है, तो इस पूरे टेबल को आप रेफर कर सकते हैं, और यहाँ से आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते हैं। अगर आपको पूरा याद नहीं है तो चलेगा है ना, कहीं कहीं अब दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो मेन मेन हाइब्रिडाइजेशन है और उनका जो शेप है, जैसे कि यहाँ पे
सी सॉ, टी शेप्ड, लिनियर ये कब बनते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कब बनता है, ये सब सिचुएशन आपको पता होना चाहिए। तो ये सब तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो आई होप कि आप ये टेबल को रेफर करेंगे, और अगर आपके नोट्स में नहीं होगा तो डेफिनेटली आप यहाँ से उसको लिख सकते हैं। ये आपको याद करना मस्ट है ना, इसको आप नहीं छोड़ सकते। ठीक, अब एक अगले थ्योरी के बारे में हम समझने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका क्या नाम है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, है ना। तो इसके पोस्टुलेट क्या कहते हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, है ना, वो हमेशा वहां पे प्रेजेंट रहना चाहते हैं जहां पर उन्हें क्या हो, मिनिमम रिपल्सन फील हो, है ना। वो अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं ताकि उनका क्या हो, मिनिमम रिपल्सन उनके बीच में हो, और वो अपने आप को काफी ज्यादा स्टेबल रख सके। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है ना, यानी कि सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो जो लोन पेयर होते हैं उनमें सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है। देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और सबसे कम किसमें होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये कुछ पोस्टुलेट हैं जो कि हमें वेस्पर थ्योरी में पता होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल से आप इसको और अच्छे समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक जेनॉन है, और जेनॉन के साथ हमारे पास 4 फ्लोरीन यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये जो लोन पेयर 2 बच गए, ठीक है ना, क्योंकि जेनॉन का एक्चुअली ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है तो होना चाहिए। तो अगर ये लोन पेयर हमारे पास ये 180 डिग्री पर है, तो काफी कम रिपल्सन इनके बीच में होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके बीच में एंगल काफी कम है, यानी कि रिपल्सन काफी ज्यादा होगा, तो ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा। तो इस तरह का जो कंपाउंड बनेगा वो टोटली रॉन्ग होगा। ये वाला सही है क्योंकि इसमें मिनिमम रिपल्सन हो रहा है। तो इसी तरह का वो कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब हम XeF4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN कहने का क्या मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, देन बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, है ना। तो जैसे कि ग्रुप 16 में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है ऑक्सीजन की, और सबसे कम किस, टी की है ना, सबसे कम टी की है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर घट रहा है, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर घट रहा है, तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, घटेगा। तो अभी हमने किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात की, सेंट्रल एटम के। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम का बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल घटता है। तो ये दोनों केस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कब सेंट्रल एटम के बारे में बात किया जा रहा है, कब सराउंडिंग एटम के बारे में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम का अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगी, घटेगी। जैसे हमारे पास दो एग्जांपल है, सेंट्रल एटम सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कम होगा। दैट्स व्हाई हमारे पास H2O का बॉन्ड एंगल क्या है, वो ज्यादा है। तो आप इन दोनों केस को काफी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरे केस के बारे में समझ लेते हैं। क्या है कि इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, पहला कंडीशन कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अगर सेम है, सराउंडिंग एटम्स आर सेम, सराउंडिंग एटम भी क्या है, सेम है, लोन पेयर इज अब्सेंट, अगर उनके बीच में कोई लोन पेयर नहीं है, यानी कि सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल भी सेम होगा। तो आपको ये जो पोस्टुलेट है इसको काफी अच्छे से दिमाग में रखना होगा कि अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम है, सराउंडिंग एटम्स भी सेम है, लोन पेयर सेंट्रल एटम पे नहीं है, तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे एग्जांपल समझिए, SiF4, SiCl4, SiBr4, SiI4। इसमें क्या है, सेंट्रल एटम सिलिकॉन है, सिलिकॉन के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम सभी के सेम है। सभी के सेम कहने का क्या मतलब इसमें चारों फ्लोरीन है, इसमें चारों क्लोरीन है, चारों ब्रोमीन है, चारों आयोडीन है ना। तो सराउंडिंग एटम भी सब में सेम है, और हाइब्रिडाइजेशन भी सब में सेम। तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो सबका क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इक्वल टू का साइन लगा दिया, यानी कि सबका बॉन्ड एंगल सेम है। फिर भी आपसे पूछा जा सकता है, काफी अच्छे से समझिए इसको। बी BF3, BCl3, BBr3, Bi3, है ना, इन सबका भी क्या होगा, इनके बीच में बॉन्ड एंगल होगा वो सेम होगा। अब ये समझते हैं ड्रैगोज रूल के बारे में। इससे ड्रैगोज रूल कभी डायरेक्टली नहीं पूछता, लेकिन इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो ड्रैगोज रूल क्या कहता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो बनते हैं कैसे, आर फॉर्म्ड बाई ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनते हैं। अगर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं तो उसके क्या क्या रिजल्ट आते हैं उसके बारे में समझते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ कंडीशन है जो कि हमें जान लेना चाहिए कि अगर ये कंडीशन है तभी वो ड्रैगोज रूल को फॉलो करेंगे, तभी वो ऐसा रिजल्ट दिखाएंगे। पहला कंडीशन क्या है कि जो सेंट्रल एटम है वो कहाँ होना चाहिए, बिलो फ्रॉम सेकेंड। दूसरा कंडीशन क्या है कि सेंट्रल एटम जो है
वो या तो 5 ग्रुप्स होना चाहिए या 6 ग्रुप्स होना चाहिए, यानी क्या तो नाइट्रोजन फैमिलीज होना चाहिए या फिर ऑक्सीजन वाले फैमिलीज होना चाहिए। तो ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम्स, है ना, यानी कि एटलीस्ट एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए सेंट्रल एटम पे। जो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इन अगर ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो पांचवा उनका रिजल्ट है जो होता है, क्या होता है कि इन सच मॉलिक्यूल्स, यानी कि इस तरह का अगर मॉलिक्यूल होगा तो उनमें बॉन्ड एंगल जो होगा वो अप्रोक्स 90 डिग्री के आसपास होता है ना, 91, 92 या 93 कुछ ऐसा होता है। जैसे आप समझिए ग्रुप 15 है ना, और उसका बॉन्ड एंगल है NH3 में जो N है वो सेकेंड पीरियड का है। तो जब नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, ड्रैगोन रूल फॉलो नहीं होगा, यानी कि सेकेंड पीरियड से नीचे वाला होना चाहिए, है ना, थर्ड या फोर या 5 ये वाला ग्रुप, ये पीरियड वाला होना चाहिए। तो NH3 हमारा क्या है, सेकेंड पीरियड से है, सो ये ड्रैगन रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो नॉर्मली इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3 होता है, राइट। तो sp3 में सिंस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है तो 109 डिग्री ना होकर के 107 डिग्री 48 मिनट यानी कि 48 मिनट होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल फॉलो किया हाइब्रिडाइजेशन का। लेकिन यहाँ पे पीएच3 में क्या हुआ, ये तो थर्ड पीरियड का हुआ और वो सारे कंडीशन सेटिस्फाई करता है जो कि ड्रैगन रूल को चाहिए। तो इसका सडन क्या हुआ, बॉन्ड एंगल कम हो गया 90 के आसपास, यानी कि 93 डिग्री 36 मिनट। तो कुछ इस तरह का होता है अगर आप ड्रैगन रूल फॉलो कराएंगे। अगर कोई मॉलिक्यूल ड्रैगन रूल फॉलो करता है तो ऑब्वियसली उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 के आसपास चला जाता है। तो इसमें फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी ये सब के सब क्या है, ड्रैगन रूल को फॉलो करेंगे तो इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 के आसपास हो जाएगा। तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। जैसे कि H2 इसमें दो दो लोन पेयर है, दैट्स काफी ज्यादा रिपल्सन होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो गया, कितना 109 ना होकर के 104 डिग्री हो गया, ठीक है। लेकिन H2S जो है इसमें सल्फर थर्ड पीरियड से आता है, ये यानी कि ड्रैगन रूल को फॉलो करेगा तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 92 हो गया। उसी तरह से H2SC का कितना हो गया, 91 हो गया। और H2T का कितना हो गया, 90.05 हो गया। तो ये सडन जो बॉन्ड एंगल में फॉल देखने को मिला ये किसकी वजह से हुआ, ड्रैगन रूल की वजह से हुआ। तो आइए अब हम समझते हैं फजान रूल के बारे में, है ना। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो फजान रूल से सॉल्व हो जाते हैं। तो इसके बारे में काफी अच्छे से समझने वाले हैं। कोवेलेंट बॉन्ड हैव सम पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, यानी कि आप ऐसे समझिए कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो कंप्लीटली आयनिक हो या कंप्लीटली कोवेलेंट हो, थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर दोनों का होता ही है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनके पास भी थोड़ा बहुत क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर होता है। और जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनके पास भी थोड़ा बहुत क्या होता है, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर होता ही है ना। कोई अब यहाँ पे दो टर्म्स के बारे में समझने वाले हैं। पहला क्या है, पोलराइजेशन, यानी कि डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन थ्रू केटायन, यानी कि अगर केटायन की वजह से जो एनायन है उसका डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि उसका शेप चेंज हो जाता है, वो डिफॉर्म हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। और दूसरा हम क्या डिफाइन करने वाले हैं, पोलराइजिंग पावर। दिस एबिलिटी इज नोन एज पोलराइजिंग एबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू एन आयन, while this power is known as polarizing power with respect to cation, है ना। तो पोलराइजिंग पावर किसके लिए डिफाइन करते हैं, हम कैटायन के लिए डिफाइन करते हैं, यानी कि किस कैटायन की कितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर है। तो किसी भी कैटायन की वो एबिलिटी कि वो किसी एनायन को डिफॉर्म करे, तो जो पावर कैटायन के पास होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे दो तीन बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसमें है फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो पोलराइजिंग को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, चार्ज ऑन कैटायन, है ना। अगर कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, तो उतना ही कम क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा। ये जो सीरीज बन रहा है, जो चेन बन रहा है, इसको काफी अच्छे से ध्यान रखना है। अगर एक लिंक भी आप पकड़ लेते हैं तो सब आप डिफाइन कर पाएंगे। क्या, अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर उसके अंदर ज्यादा आएगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा, ठीक है। साइज ऑफ कैटायन की बात करेंगे तो साइज जितना छोटा, यानी कि लिथियम का साइज बहुत छोटा और पोटेशियम का साइज थोड़ा बड़ा, तो साइज जितना छोटा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा करेगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, तो आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा, ठीक है। साइज ऑफ एनायन की बात करते हैं तो एनायन का जितना बड़ा साइज होगा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, तो आयनिक कैरेक्टर उतना ही क्या होगा, कम होगा। अगर हम चार्ज ऑन एनायन की बात करते हैं तो चार्ज ऑन एनायन पे क्या होगा कि एनायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन करेगा,
कोवेलेंट कैरेक्टर उसके अंदर उतना ही ज्यादा आएगा, आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। तो इसके कुछ एप्लीकेशन है, फॉर एग्जाम्पल को जिसके हम समझ लेते हैं। तो उसमें क्या है, पहला थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायनिक कंपाउंड्स डिपेंड अपॉन इट्स आयनिक कैरेक्टर, यानी कि किसी एनायनिक कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी को हम कैसे वो कैसे डिपेंड करता है, तो आयनिक कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। यानी कि जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा थर्मल स्टेबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी, इन सिंपल वर्ड्स। तो अगर कुछ इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकालेंगे कि लिथियम की साइज छोटी है, पोटेशियम की साइज बड़ी है, यानी कि R प्लस इसमें क्या हुआ, बढ़ा, यानी कि कैटायन की साइज क्या हुई, बढ़ी। तो जैसे कैटायन की साइज बढ़ेगी पोलराइजेशन उतना ही कम होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही कम होगा और आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगी। यानी कि जैसे जैसे R प्लस बढ़ेगा, जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कैटायन का साइज बढ़ता गया तो आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ती गई। तो कुछ इस तरह का ऑर्डर बन गया, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। एक्चुअली फजान सुल के बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि मैं आपको किसी सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि एमओटी। इसमें क्या है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे के पास आते हैं और ओवरलैपिंग करते हैं, तो ओवरलैपिंग करने के बाद वो क्या बनाते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उनका किस तरह का इंटरफेयर हुआ है ना। अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है तो बीएमओ बनेगा, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर उनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है तो एनडी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। तो बीएमओ किसका रिजल्ट है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, और एबीएमओ किसका रिजल्ट है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, ठीक। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो ऑर्बिटल से क्या होता है, कम होता है। जो पहले वाले ऑर्बिटल थे उनसे एनर्जी लेवल इसका क्या होगा, कम होगा। और एबीएमओ का पहले वाले ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी होगा। बीएमओ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, जबकि एबीएमओ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हम प्रेजेंट कैसे करते हैं बीएमओ में, अगर हमें सिग्मा बॉन्ड बना है तो सिग्मा, पाई बना है तो पाई। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा स्टार और पाई स्टार से हम क्या करते हैं, चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो डायग्राम है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे दो केसेस बनेंगे आपके पास, एक है जो 14 से कम और एक है 14 से ज्यादा। अक्सर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 14 से कम है या 14 के इक्वल है, तब किस तरह का बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, ये यहाँ पे देखिए क्या है, ये एक 1 है और यहाँ पे 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है। 14 से ज्यादा में क्या है, 1 2 2 1। तो इसको भी काफी अच्छे से याद रखा जा सकता है। आप बस दो चीजों को याद रखेंगे, जैसे कि देखिए 1 2 2 1 2 1 2, और एक हमें क्या रखना है, 1 2 2 1। अब देखिए 1 2 किसके लिए, ये उसके लिए जिसके पास लेस देन 14 है ना। और 1 2 2 1 किसके लिए, 14 से बड़े के लिए। ऑब्वियसली बात है भाई, 14 से जो बड़ा होगा उसके लिए नंबर भी बड़ा होगा। 1 2 2 1 बड़ा है और 1 2 क्या है, छोटा है। ये 1 2 है क्या, तो आप यहाँ पे समझिए, ये वाला 1 और ये वाला 2, ये वाला 1 और ये वाला 2। तो ये 1 2 हो गया। और ये वाला जो सिस्टम बना वो 1 2 2 1। तो ये 1 2 2 1, यानी कि ये वाला कंडीशन है जो किसके लिए है, 14 से ज्यादा के लिए। और ये 1 2 जो है 1 2 1 2, ये किसके लिए है, 14 से कम के लिए है। तो आई होप कि ये आपको ट्रिक पता लग गया होगा कि 1 2 किसके लिए है, 14 से कम के लिए। और बड़े वालों के लिए बड़ा चाहिए, यानी कि 14 से बड़े वालों के लिए 1 2 1 वाला चाहिए, है ना, 1 2 1। तो आपको भी पता लग गया कि 1 2 1 क्या है। जब हमें इक्वल वाले में भरना होता है तो ऐसा नहीं होता कि सबसे पहले ये और उसके बाद इसी का हम भरेंगे, है ना, ऐसा नहीं करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका भरते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन उसके बगल वाले का भरते हैं, यानी कि पहले एक ऑर्बिटल में फिर उसके बाद दूसरे ऑर्बिटल में, और अगर उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन है तब यहाँ पे भरेंगे और उसके बाद ऐसे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं ना। इसमें तो नॉर्मली 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, पहले एक एक ऑर्बिटल में हो गया और उसके बाद फिर कैसे फिल होगा, अगर इलेक्ट्रॉन है तो कुछ इस तरह से फिल होगा। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं। अब आइए इसके ऑर्डर को और अच्छे से समझ लेते हैं हम। तो 14 से कम है तो इसमें कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा, 1 2 वाला। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। और यहाँ पे क्या है, सिग्मा 2px और सिग्मा 2py, ये दोनों का सेम एनर्जी। उससे ज्यादा किसका होगा, सिग्मा 2pz, है ना। और उसके बाद क्या होगा, सिग्मा स्टार 2px फिर 2py, और सबसे ज्यादा किसका होगा, सिग्मा स्टार 2pz का। आई होप कि ये सारी चीज आप डायग्राम में
समझ पाएंगे कि कौन कहाँ है ना। अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तब हम इसको किस तरह के ऑर्डर में लिखेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px। उससे ज्यादा केस क्या होगा, इसमें क्या होगा ना कि सबसे पहले एक्स वाई आए, फिर बाद में जेड आया, है ना। 14 से कम वाले में, 14 से ज्यादा वाले में क्या होगा, पहले आएगा क्या, सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px, पाई 2py, और उससे ज्यादा किसका आएगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और सबसे ज्यादा किसका होगा, सिग्मा स्टार 2pz। तो आई होप कि सारी चीजें अपने क्लास में पढ़ी होंगी, जस्ट यहाँ पे रिकैप के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप डेफिनेटली कमेंट करिए कि नहीं ये सब ट्रिक और ये चीज मुझे समझ में नहीं है, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, सो दैट कि आपको समझ में वो अच्छे से आ जाए। अगर जब इस तरह के कंडीशन में हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, तो ऑलरेडी उधर मैंने दो फॉर्मूले आपको दे दी, अब यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर के लिए है, क्या है, Nb माइनस Na/2। अब Nb क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। तो इस तरह से इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर इस तरह ये वाला जो फॉर्मूला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे एग्जाम में, है ना। तो सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा कुछ इस तरह से, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा 0 है, इसका मतलब कि स्पेसीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। अगर कभी आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो आपका स्पेसीज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, और बॉन्ड लेंथ उतना ही कम। जैसे कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, इसका मतलब क्या है कि सिग्मा बॉन्ड वहां पे बनेगा, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड बनने का मतलब क्या है कि उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। और वहीं पे ट्रिपल बॉन्ड बना, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका 3 आया होगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम सबसे आखिरी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि वन एटम मस्ट बी हाइड्रोजन। ऑब्वियसली बात है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक एटम हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरा एटम कौन सा होना चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, जैसे कि फोन, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तीसरा कंडीशन क्या है कि लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। यानी कि फोन में से अगर कोई किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तो उनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, पहला इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि एक मॉलिक्यूलर वाटर का और दूसरा मॉलिक्यूलर वाटर का, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसके ऑक्सीजन के साथ इसके हाइड्रोजन का, तो उस तरह के बॉन्डिंग को हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। और इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है कि एक ही बॉन्ड में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, क्लोरोफिनॉल है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो ऑर्थो पोजिशन पे लगा हुआ है, और यहाँ पे जो फिनॉल है तो इसका H इसके Cl के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको इंट्रामॉलिक्यूलर कहा जाएगा, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। अब इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ये है कि अगर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है ना, अगर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, यानी कि वो और ज्यादा सोल्यूबल होगा। जैसे कि अल्कोहल और ग्लूकोज, ये सब में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये वाटर में काफी इजिली घुल जाते हैं। वही इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। तो पहला इफेक्ट ये रहा। दूसरा इफेक्ट क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होती है कंपाउंड के ऊपर जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा, वो सब आपस में एक दूसरे को काफी स्ट्रांगली हेल्ड किए हुए होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्त, इस सफर को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि जो जो पॉइंट अपने अपने क्लास में पढ़ा होगा वो सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से समझाया होगा। अगर आपको कोई टॉपिक इसमें से नहीं समझ में आया, आपके इवन क्लास में भी या मुझसे भी इस वीडियो में, तो आप डेफिनेटली कमेंट करिए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, थोड़ा और इलाबोरेट करके आपको समझा दूंगा, सो दैट कि आप लोग के लिए और अच्छा हो। ठीक है, इस सेशन का पीडीएफ जो है मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर के क्या करिए, उसको डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद आपको ये वीडियो देखने के बाद आप उसको पढ़िए। तो एक दो बार पढ़ने के बाद क्या होगा कि सारे कंसेप्ट जो होंगे वो काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो या कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।